Dear students, I welcome you all in this lecture. उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे. As you are well aware that we are discussing the chapter metals and non-metals, and our today's topic, that is the cause of reactivity of metals and non-metals, or in other words we can say that what is that thing which makes metals and non-metals or reactive or active. You are well aware that metals and non-metals are basically they are the elements. Metals have the tendency to lose electron, that is, they are electropositive elements, while as non-metals are the elements that have the tendency to gain electron, that's their electronegative elements. Now, let us focus or let's get straight to our topic. What causes these elements to be reactive, or what causes these metals and non-metals to be reactive? You have an idea of valency. Valency means the number of electrons that are present in the outermost shell of an atom. यानी आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंसी कहते हैं. हर एक एलिमेंट चूंकि एटम्स का बना होता है तो उसके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम वैलेंसी कहते हैं. ये आपको पता है. और यहाँ पर हम यही बात कहेंगे कि ये जो वैलेंसी होती है, द वैलेंसी ऑफ एन एटम डिटरमाइंस इट्स रिएक्टिविटी. यही इसकी रिएक्टिविटी को डिटरमाइन करता है. या हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम, जिसको हम वैलेंसी बोलते हैं, इट डिटरमाइंस द रिएक्टिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स. ठीक है. तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि हर कोई एलिमेंट, चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल है, वो स्टेबल होना चाहता है. स्टेबल का मतलब क्या होता है? उसका जो लॉस्ट शेल है, उस अपने लॉस्ट शेल को वो मतलब जो हमारे पास नोबल गैसेस होते हैं, जिनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं, या इनर्ट हम कह सकते हैं कि इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं, जो किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं क्योंकि उनके पास जो लॉस वाला शेल होता है वो कंप्लीट होता है. सो हर कोई एलिमेंट, चाहे वो मेटल है या नॉन मेटल, वो ये चाहता है उसका जो लॉस शेल है वो कंप्लीट हो, यानी उसमें कैपेसिटी जितनी इलेक्ट्रॉन्स की हो उतनी मिले. ठीक है. यहाँ पर मैं छोटी सी मिसाल लूँगा लिथियम की. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. लिथियम के पास पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. क्योंकि इसका जो लास्ट वाला शेल है उसमें कम से कम इसको ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होनी चाहिए, यानी कम से कम 8 होनी चाहिए. अब चूंकि उसके पास, लिथियम के पास दो ऑप्शंस है, या तो इसको 7 गेन करने हैं या इसको 1 छोड़ना है. क्योंकि ये मेटल है, मेटल्स की खासियत है वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन. ये इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस करेंगे. एक इलेक्ट्रॉन जब इनका लॉस होगा तो इनका जो एस, हम कहेंगे इनका जो एस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो वाला जो शेल है इसका वो स्टेबल है, उसमें कैपेसिटी है खाली 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह लिथियम जो यहाँ पर है वो स्टेबल है. ठीक है. अगर हम इसी तरह सोडियम की बात लेंगे, यहाँ पर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, दैट मीन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स है. तो सोडियम के पास पहले वाले शेल में 2 होंगे, दूसरे वाले शेल में 8 होंगे, हो गए 10, और लास्ट जो शेल है वो 1 है. तो यहाँ पर ये सोडियम भी इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ताकि ये यहाँ पे अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करे, ताकि यहाँ पर ये स्टेबल हो जाए. ठीक है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. ये जो हम ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, उसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम. ये सारे जो मेटल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. क्यों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हम इनको कह सकते हैं? क्योंकि इनके लॉस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये रेडली इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, यानी फटाफट जल्दी से इसको लूज़ करते हैं. तो इस तरह ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, इसको लूज़ करते हैं. जो दूसरा आता है वो गेन करता है और ये लूज़ करते हैं. ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर भी वैलेंसी है जो डिटरमाइन करते हैं कि रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है. लेकिन एक और बात आपको याद रखनी है, जो जो हम लिथियम से नीचे की तरफ जाएंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी लिथियम से हम शुरू करेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. अगर हम मेटल्स में देखेंगे, सो मेटल विद ए बिग एटॉमिक साइज, यानी वो मेटल जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, दैट इज़ मोर रिएक्टिव, वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे साइज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. यहाँ पर हम अगर लिथियम की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल लिथियम के न्यूक्लियस के पास है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा.
यहाँ न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा उससे कम होगा, यहाँ इससे कम होगा, यहाँ इससे कम होगा, यहाँ इससे कम होगा, यहाँ इससे कम होगा। जो मेटालिक साइज जो बढ़ता जा रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम पीरियोडिक टेबल में या ग्रुप्स में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ये जो एटॉमिक साइज है इंक्रीज होता जाता है। जितना जितना एटॉमिक साइज मेटल्स का इंक्रीज होता जाता है उतना आसान होता है उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो हम ये कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स इट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, ये जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स होती है वो इंक्रीज होती है। समझ में आया यहाँ पर? ये थी अल्कली मेटल्स। अगर हम यहाँ पर दूसरा ग्रुप मैंने लिया है जिसमें मैंने एटम्स लिए हैं, एलिमेंट्स लिए हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टाटीन है। इसको हम हेलोजेनस बोलते हैं बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ये भी आपको पता है। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35, आयोडीन का एटॉमिक नंबर है 53 एंड एस्टाटीन का 85। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी खासियत ये होती है दैट दे टेंड टू गैन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनको हम बोलते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब चूंकि फ्लोरीन से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे, ये जो इनमें रिएक्टिविटी है, यहाँ पर मैंने बोला था रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम यहाँ से टॉप से लेकर बॉटम की तरफ जाएंगे मेटल्स में, खुसूसन अल्कली मेटल्स की यहाँ पर बात की, तो रिएक्टिविटी जो है रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ये रिएक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीज होते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ठीक है। अगर हम इसी तरह फ्लोरीन से स्टार्ट करेंगे एस्टाटीन तक, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे रिएक्टिविटी जो होती है रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो नॉन मेटल्स में क्या होगा, नॉन मेटल्स में अगर हम ग्रुप्स में जाएंगे दैट मीन्स हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। इसकी क्या वजह, ये भी मैं आपको यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, दैट मीन्स उसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। तो उसके पास कितने बचे दूसरे वाले शेल में, जिसमें 8 यानी 7 हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन के पास पहले वाले शेल में 2 और इसमें 7। अब चूंकि इसको ये जो सेकंड शेल है इसको कंप्लीट करने के लिए यानी ऑक्टेट या नोबल गैस या इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हासिल करने की इसको खाली एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ज़रूरत है ना। तो चूंकि ये सेकंड शेल जो है ये थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास ही है, दैट मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये बआसानी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गेन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो जो हम नीचे जाएंगे एटॉमिक साइज जो है वो बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज, न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा कम होता जाएगा। जो जो न्यूक्लियर फोर्स कम होता जाएगा तो जो एल इन नॉन मेटल्स या इन हेलोजेन्स की जो वो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं उसमें भी असर पड़ सकता है। तो इस तरह जो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है नॉन मेटल्स की, अगर हम इनके ग्रुप में जाएंगे टॉप से बॉटम तक तो वो डिक्रीज होती है। यहाँ पर मुझे लगता है ये क्लियर आपको होना चाहिए। तो आपको सीधा याद रखना है कि द मेटल्स विद बिग एटॉमिक साइज, यानी मेटल्स की बात अगर हम करेंगे जिनका एटॉमिक साइज बड़ा होता है, एंड नॉन मेटल्स विद अ स्मॉल एटॉमिक साइज दे आर मोर एक्टिव देन अदर्स। यानी बिग एटॉमिक साइज आप मेटल्स की बात करेंगे तो फ्रांसियम से स्टार्ट हम करेंगे, सीजियम, रुबिडियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका एटॉमिक साइज बड़ा है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होंगे बनस्बत के लिथियम, सोडियम और पोटेशियम से। इसी तरह अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, नॉन मेटल्स में आपको याद रखना है कि जिनका स्मॉल साइज होगा दैट मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, अगर हम इनकी बात करेंगे इनका साइज थोड़ा स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू दीज नॉन मेटल जो इसी ग्रुप में एस्टाटीन या आयोडीन, तो ये वाले ज़्यादा रिएक्टिव होंगे बनस्बत की इनसे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट होगा, ये कंक्लूड हो गया। तो हमने यहाँ पर ये समझा ये मेटल्स और नॉन मेटल्स ये क्यों रिएक्ट करते हैं या इनकी रिएक्टिविटी का काज क्या है, दैट इज़ द वैलेंसी। यानी ये वैलेंसी है दैट डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इट्स वेरी सिंपल। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस और वी कैन से द टॉपिक जो हमने यहाँ पे चूज़ किया है, इसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मार्क्स में पूछे जाते हैं या एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। I hope so that you might have understood this lecture nicely. Thank you very much.